नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 7 to 8 में। आज से हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरओ, एआरओ इन सभी के लिए यूज़फुल होगा और डिटेल एनालिसिस करेंगे। डेली 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जिसका आप डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का पेन थोड़ा सही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भारत राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, संघ है, या फेडरल है, या गणराज्य है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं कि ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। किस में कहा गया है? भाग 1 में कहा गया है। भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। यूनियन, संघ, यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरल का मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। लेकिन यूनियन ही क्यों है? क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऐसे राज्य जो देश से अलग नहीं हो सकते, और फेडरल का मतलब क्या है? फेडरल का मतलब है ऐसे राज्य जो अपने देश से अलग हो सकते हैं। ठीक है, या उनका देश से अलग होने का मतलब ये है कि उनका एक सेपरेट कानून भी होगा और उनका खुद का झंडा भी होगा। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है वो है यूएसए। यूएसए में जो है जितने भी देश हैं वे सभी अपना अलग झंडा रखते हैं और उनका अपना अलग कानून भी है। लेकिन यूनियन क्या है? यूनियन बात करेंगे तो इसका एग्जांपल होगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर एक ही झंडा है और एक ही कानून है। लेकिन ये इस यूनियन का मतलब ये है कि जो भी हमारे देश हैं, जो भी हमारे राज्य हैं, वो हमारे देश से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। संघ मतलब यूनियन है, फेडरल नहीं होगा, यूनियन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विदेशी राज्यों को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाता है? ठीक है, ये सभी जो भी क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका डिटेल एनालिसिस होगा। इसीलिए आपके कोशिश करेंगे कि यहीं से लगभग आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो विदेशी राज्यों को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाता है? तो इसमें है पहला जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, या अनुच्छेद 4 के तहत। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, विदेशी राज्यों को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाता है? आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। इसमें जो विदेशी राज्यों के तहत मिलाया जाता है, इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा सिक्किम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? सिक्किम होगा। सिक्किम कौन सा राज्य बनाया गया? सिक्किम जो है 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम कौन सा राज्य बना था? सिक्किम 22वां राज्य बना था। ठीक है, और सिक्किम के बारे में जान लेते हैं कि सिक्किम में 35वां संविधान संशोधन जब हुआ, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सबसे पहले सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब सिक्किम को सह राज्य बनाया गया तब सिक्किम में शासक कौन था? तो सिक्किम में शासक था चोग्याल। कौन था? चोग्याल वंश का शासक था। ठीक है, सिक्किम में जो है चोग्याल वंश का शासन था। ठीक, और सिक्किम को जब सहराज्य बनाया गया तो इस सहराज्य में सिक्किम की 97% जनता का समर्थन था। जनता का समर्थन था कि सिक्किम को भारत में मिला लिया जाए। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसमें भारत के ऐसे भारत के जो है 4 हिस्से हुए थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि पुराने भारत के जो है 4 हिस्से हुए हैं। कितने हिस्से हुए हैं?
4 हिस्से हुए हैं। कब कब हुए हैं? सबसे पहले 1893 में अफ़गानिस्तान अलग हुआ, भारत से। दूसरा जो है 1937 में क्या अलग हुआ? म्यांमार अलग हुआ, ठीक है। तीसरा जो है 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है। और 1971 में जो है बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमने ली। तो सिक्किम जो है जब 35वां सिक्किम को जब शहराज का दर्जा दिया गया तो उसमें कौन सा संशोधन हुआ था? 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 के तहत। और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1972 के तहत। सिक्किम पर किसका शासक था? चोग्याल वंश का शासन था। 97% जनता का समर्थन था सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। और 4 हिस्से पुराने भारत के 4 हिस्से हुए। सबसे पहले 1893 में अफगानिस्तान, 1937 में म्यांमार अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और 1971 में जो है बांग्लादेश अलग हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। तीसरा क्या है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना तथा नाम में संसद परिवर्तन कर सकती है। और चौथा क्या है? किसी राज्य के क्षेत्र के नाम में जो गवर्नर परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत क्या आएगा? अनुच्छेद 3 के तहत ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना या नाम में परिवर्तन संसद ही कर सकती है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी लेंगे तो इसमें जो है इसके तहत 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें जो है बनाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। ये किससे अलग हुआ था? ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ। दूसरा उत्तराखंड अलग हुआ कब? 9 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ था। यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को हटाकर मिलाकर उत्तराखंड का गठन किया गया। उसके बाद बात करते हैं झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो ये सभी जो है संसद ही करती है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को घटाना है, उसके क्षेत्र को बढ़ाना है, नाम में परिवर्तन करना है, ये सभी कार्य जो है संसद करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1950 के संविधान के अनुसार भाग खा में राज्यों की संख्या कितनी थी? 1950 के संविधान के अनुसार भाग खा में राज्यों की संख्या कितनी थी? 5, 10, 8 और 9। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, 9। कैसे? 1950 में जब भारत था, 1950 के भारत को 4 भागों में या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें था भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा, ठीक है। तो भाग का में कौन से लोग थे? भाग का में कौन से राज्य थे? इसमें भाग का में जो है ब्रिटिश क्षेत्र थे। कौन से थे? ब्रिटिश क्षेत्र। ये कितने थे? ये 9 थे। और भाग खा में क्या थे? भाग खा में रियासतें थीं। ये कितनी थीं? ये भी 9 थीं। भाग गा में क्या थे? भाग गा में जो है कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये कितने थे? 10 थे। और भाग घा में क्या था? यूनियन टेरिटरी थी, जिनकी संख्या कितनी थी? 1 थी, ठीक है। तो वो यूनियन टेरिटरी कौन था? यूनियन टेरिटरी था अंडमान निकोबार, ठीक। तो 1950 के संविधान के अनुसार भाग खा में राज्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी। भाग खा में क्या आती थी? रियासतें आती थी। भाग का में ब्रिटिश क्षेत्र थे, 9 थे। कमिश्नरी क्षेत्र भाग गा में आते थे, जो इनकी संख्या क्या थी? 10 थी। और भाग घा है जिसमें यूनियन टेरिटरी आती थी, जिसकी संख्या 1 थी। तो 1950 के संविधान के अनुसार जो राज्य थे वो 4 कैटेगरी में बांटे गए थे, का, खा, गा और घा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि फजल अली आयोग में सदस्य कितने थे? ठीक है, तो इसमें देखेंगे फजल अली आयोग में सदस्य कितने थे? 4, 6, 5 और 3। इसका जो आंसर होगा ये होगा डी नंबर 3 थे। अब फजल अली आयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं।
फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1953 में, ठीक है। और इन्होंने फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी थी 1956 में, ठीक। अब इसमें 3 लोग थे, कौन कौन थे? 3 लोग कौन कौन थे? पहले थे अध्यक्ष, जिनके नाम पर था फजल अली। दूसरे नंबर के कौन थे? के.एम. पडिक्कर। और तीसरे नंबर के कौन थे? एच.एन. कुंजरू, ठीक है। 3 सदस्य थे, अध्यक्ष थे फजल अली, दूसरे थे के.एम. पडिक्कर, तीसरे कौन थे? कुंजरू थे, ठीक है। अब ये फजल अली आयोग का संबंध किससे? फजल अली आयोग जो है ये है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। और इसके बारे में जानकारी देखेंगे तो जो है और भी ऐसे आयोग हैं जो बनाए गए थे राज्यों के पुनर्गठन के लिए, जैसे कि एक आयोग था जो है धर आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग के अलावा भी बनाए गए थे। कौन था? धर आयोग। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1948 में। और एक और था JVP समिति, ये भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर जे का मतलब क्या है? यहाँ इसमें भी 3 सदस्य थे, जिसमें से जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू। वी का मतलब क्या है? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब क्या है? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इसी में एक देखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, भाषा का गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था इसका? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग की स्थापना क्यों हुई थी? ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। कब हुई थी? 1953 में। रिपोर्ट ने दी थी 1956 में। 3 लोग थे इसमें, फजल अली जो अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित और भी आयोग थे, जहाँ पर धर आयोग था। धर आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। एक और समिति थी JVP समिति, जिसमें जे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया थे। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है कावेरी, दूसरा है मंजीरा, तीसरा है गोदावरी, चौथा है नर्मदा। तो इसमें आप बताएं इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, अब दक्षिण भारत की कुछ नदियाँ देख लेते हैं जो कि सबसे बड़ी नदियाँ हैं। तो जो गोदावरी है उसकी जो लंबाई है कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद कौन सी आती है? कृष्णा। कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। उसके बाद है नर्मदा। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उसके बाद है यमुना। यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो नदी है वो है गंगा। कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी को क्या कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करते हैं। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा और पेनगंगा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और गोदावरी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम है उसकी बात करते हैं। उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। किससे होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ये कहाँ पर है? ये नासिक में है, और नासिक
कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दमन गंगा, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी कौन सी है? सरयू है। तो दमन गंगा जो है किसका प्राचीन नाम है? ताप्ती का प्राचीन नाम है। ठीक है, ताप्ती को और क्या कहते हैं? ताप्ती को क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री कहते हैं। ठीक है, ताप्ती के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? इसके किनारे जो शहर है वो है सूरत है। ठीक है, गुजरात का। और ताप्ती किन किन राज्यों में बहती है? ये बहती है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, ताप्ती पर कुछ बांध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक है काकरापारा बांध, ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। दूसरा है उकाई बांध, ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। ठीक है, तो ताप्ती पर दो बांध हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काकरापारा जो कि गुजरात में है और उकाई बांध भी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ताप्ती को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती किस शहर के किनारे बहती है? सूरत, गुजरात में। ताप्ती किन किन राज्यों में बहती है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं? कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं? कौन कौन सी? पहला ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, सरजू, चिनाब, सतलज, रावी, चिनाब, या डी ऑप्शन है कावेरी, पेरियार, नर्मदा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ये होगा सी। सतलज, रावी और चिनाब नदियाँ जो है ये हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, सतलज का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? यहाँ पर उद्गम स्थल बताए जाते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल किससे होता है? राकसताल से होता है। किससे होता है? राकसताल से होता है। रावी नदी का उद्गम स्थल किससे होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। किससे होता है? रोहतांग दर्रा। और चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है उस कहाँ से होता है? वो होता है बारालाचा दर्रा से। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल से होता है, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है और चिनाब नदी का उद्गम स्थल किससे होता है? बारालाचा दर्रे से होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला है सांबर झील, दूसरा है गोविंद सागर झील, तीसरा है वुलर झील और चौथा क्या है? चिल्का झील। ठीक है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो ये है चिल्का झील। ठीक है, अब चिल्का झील के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील ये है उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, सांबर झील के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये क्या है? ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील, और ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और ये क्या है? ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, और एक झील है जो है बाहर, एक जो झील है वो है मृत सागर झील। ये कहाँ पर है? ये जॉर्डन में है। और एक झील है वान झील। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। ठीक है, तुर्की में है। और ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सर्वाधिक लवणता वाली, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता इसी में कितनी है? 330% है। ठीक है, तो पूरे विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी? वान झील है, जो कहाँ पे है? तुर्की में है। और मृत सागर झील कहाँ है? जॉर्डन में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? कर्नाटक में है, मणिपुर में है, तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है?
तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। अब कुछ झीलों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि एक झील है हुसैन सागर झील। पहली झील कौन है? हुसैन सागर। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। दूसरी झील के बारे में लेते हैं पुलिकट झील। पुलिकट ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तीसरी झील कौन सी है? लोनार झील। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। चौथी झील बेलांदूर। बेलांदूर झील ये कहाँ है? कर्नाटक में है। पांचवी झील कहाँ है? सूरज कुंड। ये कहाँ है? हरियाणा में है। छठी झील जो है वो है अष्टमुखी। ये कहाँ पर है? केरल में है। और सातवीं झील कौन सी है? सोगमा झील। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। तो इसमें जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं या 5-6 क्वेश्चन तो कंपलसरी ही मिल रहे हैं। तो आपको सभी नोट करके आपको अच्छे से प्रॉपर तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि लोकटक झील के बारे में जानकारी ली, लेकिन लोकटक झील के साथ ही साथ हमने जो है 7 और झीलों के बारे में भी जानकारी ले ली, कहाँ कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर इसका वजन क्या होगा, ठीक है। तो बुध का वजन कितना होगा? बुध पर कितना वजन होगा? 10.3 kg, 12.3 kg, 14.3 kg या 13.3 kg, ठीक है। तो बुध पर वजन कितना होगा? 14.3 kg होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बुध पर जो है स्मॉल जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान होता है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है बुध पर, ठीक है। और देखेंगे शुक्र पर कितना होता है? शुक्र पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? 8.8। और मंगल पर कितना होता है? मंगल पर होता है 3.7। और पृथ्वी पर कितना होता है? पृथ्वी पर होता है 9.8, ठीक है। और पलायन वेग कितना है? पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने ज्ञात तत्व थे, ठीक। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया तो कितने ज्ञात तत्व थे? पहला ऑप्शन है 54 तत्व, दूसरा है 63 तत्व, तीसरा है 80 तत्व, चौथा क्या है? 109 तत्व, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 63 तत्व, ठीक है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनी है? वो है परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, ठीक है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी किस आधार पर है? परमाणु भार के आधार पर बनी हुई है, ठीक। और इसमें एक वैज्ञानिक थे जो थे मोजले की आवर्त सारणी किससे बनी थी? वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइडो की परमाणु संख्या क्या है? एक्टिनाइडो की जो परमाणु संख्या है वो क्या है? वो है पहला ऑप्शन है 50 से 102, दूसरा है 90 से 103, तीसरा है 80 से 112, चौथा है 78 से 98। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 90 से 103। अगला क्वेश्चन क्या है? तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टीडियम को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? पहला है हाइड्रोजन धातुएं, दूसरा है धनात्मक धातुएं, तीसरा है अक्रिय धातुएं, चौथा क्या है? ऋणात्मक धातुएं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन धातुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। तो पहला है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीसरा है क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है जलवाष्प, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा पहला ऑप्शन से होगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है? निषेचन के बाद में किस
बीज किसमें विकसित होता है? पुष्पांग में, वर्तिकांग में, बीजांड में या परागकोश में? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा बी सही होगा, बीजांड में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? आँख का, त्वचा का, यकृत का या कान का? तो पीलिया किस अंग से संबंधित है? यकृत से संबंधित है। पीलिया किसको प्रभावित करती है? यकृत को प्रभावित करती है। अगला है BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS पहला है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, तीसरा है बेसिक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, चौथा है बायो इंडियन ऑर्गन सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्या है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है औरंगजेब। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। अगला जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा? मच्छिक को, महेंद्र को, शुभदांगी को या महेंद्र और संघमित्रा को? तो किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही हमारी डेली वीडियो आती रहेगी जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। डेली हम 20 क्वेश्चन लाएंगे और आपको आपकी तैयारी में जो कि बहुत ही सहयोगी होंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।